नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, सर्दी आते ही आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, मैडम ये कौन सा बात है, कुछ समझ में नहीं आता। आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में लहू का वात, गठिया वात या आम वात कहा जाता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आचार्य माधवकर ने अपने माधव निदान नामक ग्रंथ में लिखा है कि विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्निर्निश्चलस्य च स्निग्धं भुक्तवतो यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। विरुद्धाहार का मतलब है ऐसा भोजन कॉम्बिनेशन जो गलत हो, ऐसा खाना बार बार लेने से। इसके बाद मंदाग्नि, जब आपकी पाचन अग्नि कमजोर हो और जब आप बैठे बैठे निष्क्रिय जीवन जीते हो। स्निग्धं भुक्तवतो यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा, यानी तैलीय भोजन करके, बहुत ऑयली खाना खाकर अगर तुरंत व्यायाम करते हैं तो इस तरह उत्तेजित हुआ वात दोष आम के साथ मिलकर आम वात रोग उत्पन्न करता है। अब प्रश्न होगा कि आम क्या होता है, तो इसकी सुंदर परिभाषा दी गई है कि जठरानल दौर्बल्यात् अविपक्वस्तु यो रसः स आमसंज्ञको देहे सर्वदोष प्रकोपणः। जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो जो भोजन ठीक से पच नहीं पाता, जो कच्चा आहार रस बनता है, उसी को आम कहा जाता है। आप जो भोजन खाते हैं उससे जो एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए वह ठीक से नहीं बनता, और जब मिड प्रोडक्ट शरीर में ज़्यादा बनने लगते हैं तो आम अपने आप बनने लगता है। तो दोस्तों, ये हुआ आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉडर्न साइंस इस रोग के बारे में क्या कहता है। एलोपैथी साइंस कहता है कि यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हमने पहले भी चर्चा की है कि ऑटोइम्यून रोग में शरीर के ही कुछ तत्व शरीर के कुछ अंगों को दुश्मन मानकर उन पर आक्रमण करते हैं। इसे कहा जा सकता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ये रोग शरीर के अंदर बनने वाला है। बाहर से कोई जीवाणु या वायरस का आक्रमण इसका कारण नहीं होता। आयुर्वेद शास्त्रों में अगर एक वाक्य में इसकी पहचान बतानी हो तो कहा गया है, वृश्चिक दंशवत वेदना, यानी बिच्छू के डंक जैसी पीड़ा जिसमें होती है उसे आम वात कहा जाता है। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लक्षणों में आमतौर पर शरीर के सभी जोड़ों में सुबह उठते समय जकड़न महसूस होती है, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस कहा जा सकता है। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती है और जैसे सूरज निकलता है, वैसे वैसे इन लक्षणों में अपने आप राहत महसूस होती है। सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ भूख न लगना, थोड़ा वजन कम होना, शरीर में फीवरिशनेस महसूस होना, जोड़ों का अकड़ जाना, और जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तब आप इमेज में देख सकते हैं स्पिंडल शेप फिंगर, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन, जेट डिफॉर्मिटी, बटनियर डिफॉर्मिटी, ऐसी मेडिकल टर्म का उपयोग कर इन जोड़ों को पहचाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ऐसी आकृति वाली उंगलियों के जोड़ बनने की संभावना रहती है जब ये रोग आगे के स्टेज में पहुंच जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से सुबह उठते हैं और शरीर में हल्की जकड़न या स्टिफनेस महसूस होती है, तो तुरंत हमें ये वीडियो याद आता है कि कहीं मुझे तो ये रोग नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में कहा गया है कि जो सुबह में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक रहती है और लगभग 6 वीक्स यानी 1.5 महीने तक लगातार बनी रहती है, तो तभी इस रोग की संभावना हो सकती है। इसीलिए अगर कभी आपको ऐसा लगे तो तुरंत यह सोच लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है। ज़्यादातर हमारी ओपीडी में जो लोग घुटनों के घिसाव की शिकायत लेकर आते हैं, वे पूछते हैं, डॉक्टर हमें संधिवात है या आमवात है, मतलब हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमें कैसे पता चले। चलिए आज मैं आपको ये सिखा देती हूँ। आमतौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी संधिगतवात घुटनों में होने की संभावना ज़्यादा होती है और यह दिन भर के काम के बाद बढ़ती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सुबह उठते समय ज़्यादा होती है और काम करने या मूवमेंट होने से थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए बेसिक डिफरेंस
ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेउमेटॉइड आर्थराइटिस में यही है। एक रोग ऐसा है जो काम करने से बढ़ता है और दूसरा रोग ऐसा है जो काम करने से थोड़ा कम हो जाता है। यानी सामान्य डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हैं और उसके अनुसार किसी स्पेसिफिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। इतनी सामान्य समझ लेने के बाद अब देखें कि क्या आयुर्वेद में इसके सही उपाय हैं। दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आयुर्वेद में इस रोग को निश्चित रूप से मैनेज किया जा सकता है। एलोपैथी साइंस में आमतौर पर इस रोग में पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं। अधिकतर ये दवाइयाँ जब तक ली जाएं तब तक ही असर करती हैं और इनके साथ हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि लिवर और किडनी पर इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से कोई परेशानी तो शुरू नहीं हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि इमरजेंसी की स्थिति में आप एलोपैथी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी नियंत्रित हो जाए तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेद की ओर मुड़ना चाहिए। और अगर आप कुछ समय आयुर्वेद को देंगे तो इस रोग को निश्चित रूप से काबू में ला सकते हैं। आयुर्वेद में इस रोग को मैनेज करने के लिए मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस किया जाता है। पहली चीज़ है लोकल एप्लीकेशन। खास तौर पर इस रोग में जोर जोर से मालिश करने की मनाही है। अगर आप जोर से मालिश करेंगे तो इससे रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए आमतौर पर बाजार में मिलने वाला कोई भी वात नाशक तेल आप ले सकते हैं, जिसमें महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, बस इन तेलों को केवल प्रभावित जोड़ पर अप्लाई करें और लगाने के बाद इस रोग की सबसे अच्छी चिकित्सा है रुक्षा स्वेद। रुक्षा स्वेद यानी सूखा सेक। आप पूरी रेत या नमक लेकर उसे लोहे की कढ़ाई में गर्म करें, उसकी एक अच्छी पोटली बनाकर जोड़ों पर सेक करें। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है। लोकल एप्लीकेशन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है ओरल मेडिसिन्स। आयुर्वेद में वात नाशक की उत्तम दवाएं हैं, जैसे नगोड, अरंडी, लहसुन, मेथी, शल्लकी, गुग्गुल जैसी अद्भुत औषधियाँ। अगर इनका सेवन व्यवस्थित वैद्यकीय निगरानी में किया जाए तो निश्चित रूप से इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये समस्या वर्षों से ठीक नहीं हो रही तो आमवातारी रस, आमवात, हरकवात जैसी अन्य कई दवाएं हैं जो इस स्थिति को प्रभावी रूप से मैनेज कर सकती हैं। मित्रों, आचार्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक आमवात के लिए कहा है कि आमवात गजेन्द्रस्य शरीर वनचारिणः एक एव निहंत्याशु एरंड स्नेह केसरी। जब वायु रूपी हाथी शरीर रूपी वन में घूमने निकलता है तब एकमात्र ऐसा सिंह जिसका नाम है अरंडी, अरंडी का तेल उसे काबू करने में ज़रूर सफल होता है। इसीलिए ऐसे रोगियों को हम नित्य रूटीन में, दिनचर्या में सौंठ वाला अरंडी का तेल या सौंठ सिद्ध अरंडी का तेल डेली उपयोग में लेने की सलाह देते हैं। अगर आप दीवेल सीधा नहीं ले सकते तो आप आटे में दीवेल मिलाकर उसकी रोटी या भाकरी खा सकते हैं। अक्सर एलोपैथी की स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स या पेन किलर्स जैसी दवाएं सालों तक लेने के बाद जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम तुरंत वे दवाएं बंद नहीं करवाते। हम उन्हें धीरे धीरे टेपरिंग डोज में कम करते हैं, साथ ही अपनी आयुर्वेदिक दवाएं बढ़ाते हैं ताकि धीरे धीरे उन्हें एलोपैथी से आयुर्वेद पर शिफ्ट किया जा सके। दोस्तों, इन 2 कारणों के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आहार। आपको कैसा भोजन लेना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। जब आमवात का डायग्नोसिस हो जाता है तो आयुर्वेद में औषधि जितना ही महत्व आहार का भी माना गया है। इसलिए अपने भोजन में मैदे से बनी चीज़ें, आटे में खमीर वाली वस्तुएं, चीज़, पनीर जो शरीर में आम बढ़ाते हैं, इनसे परहेज करें। इसके अलावा दानेदार सब्जियां जैसे वाल, वटाना, छोला, पापड़ी, तुवर और मुख्य रूप से खट्टी चीजें बंद करें। अगर आप इतनी सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने रोग को कंट्रोल में ला सकते हैं। अक्सर कई मरीज पूछते हैं, हमारे परिवार में किसी को नहीं हुआ तो मुझे ही क्यों हुआ? तो हम कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपकी अग्नि प्रबल होगी तो आम बनेगा ही नहीं। और जैसे मैंने कई वीडियो में कहा है, आम ही सभी रोगों की जड़ है। अगर आप अपनी जठराग्नि को मेंटेन रखेंगे तो अनेक रोगों से दूर रहने में सफल हो सकेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा अगर आपको आमवात के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए
या ये जानना है कि आपको ये रोग है या नहीं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से जुड़ सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।